बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर, तीसरी बार हुई ममता बनर्जी की वापसी। नंदीग्राम संग्राम में हुई दीदी की हार, बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 3 सांसदों की हार। झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हुई मतगणना के परिणाम घोषित। मधुपुर में जेएमएम के हफीजुल हसन 5,292 मतों से जीते, बीजेपी के गंगा नारायण सिंह को मिली हार। बिहार में कोरोना का कहर, पटना में संक्रमण से 82 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,700 नए केस। झारखंड में बीते 24 घंटे में सामने आए 4,738 नए पॉजिटिव केस, 115 संक्रमितों की हुई मौत। राज्य में मिले 913 नए केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पटना में आईएमए ने 15 दिनों का लॉकडाउन मांगा। कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि पाबंदी चाहिए। कहीं ना कहीं अब कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। बिहार में हालात बेकाबू हो रहे हैं। लॉकडाउन के लिए डॉक्टरों के संगठन आईएमए का विशेष अभियान और लॉकडाउन की मांग की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से। जिस तरीके से संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है, भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, गंभीर स्थिति बनने लगी है। लगातार संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के चलते डॉक्टरों ने लॉकडाउन की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि 15 दिनों का लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तभी कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए पाबंदी जरूरी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, डॉक्टर अब मांग कर रहे हैं लॉकडाउन की। बिहार में जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, अब डॉक्टर मांग करने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार में लगातार हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप देखिए 13,000 का आंकड़ा पार हो गया है। पटना में भी आंकड़ा पार होता चला गया। मृत्यु दर में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, तो अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आईएमए ने बड़ा निर्णय लेने की बात कही है सरकार से और मांग की है कि जल्द ही यदि कम से कम 15 दिन, यानी कि कम से कम 15 दिनों तक अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी तब इस चेन को तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। राजधानी पटना के आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन 2,000 से ज्यादा के ये आंकड़े हैं और ये स्थितियां बहुत खतरनाक है, बेहद गंभीर है। ऐसे में मरीजों की संख्या बढ़ना, बेड दवाएं, ये तमाम चीजों पर अब सरकार का अंकुश एक तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस चीज को जानता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज को जान रहा है कि कितनी दिक्कतें हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब डॉक्टरों के द्वारा 15 दिनों की लॉकडाउन की मांग की जा रही है, तो अब डॉक्टरों की तरफ से भी सरकार को संकेत दिए जा रहे हैं कि जो ढील अब सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही थी अभी तक, अब ये नहीं चलेगा। अब कोरोना की चेन तोड़नी पड़ेगी और इसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। बिल्कुल, और आईएमए ने बाकायदा सब सूबे बिहार के सब लगभग सभी बड़े अस्पतालों के अधीक्षकों से बात की है। उन्होंने भी यही कहा है कि अब बिहार को अगर इस कोरोना के संकट से बाहर निकालना है तो कहीं ना कहीं एक कड़ा निर्णय लेना होगा और बड़ा फैसला करना होगा। सिर्फ नाइट कर्फ्यू कर देने से या शाम को 4 बजे तक दुकानों को बंद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद से ही मार्केट खुल जाती है। मार्केट खुलने की वजह से जो संक्रमण का दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है और सिर्फ नाइट कर्फ्यू से पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। अब एक वक्त आ गया है एक कड़ा निर्णय लेने का। अगर सरकार कोई बड़ा और कड़ा निर्णय नहीं लेती है तो शायद स्थिति बहुत ही भयानक और खतरनाक हो सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सरकार आईएमए के इस फैसले को, इस नोटिस को अब किस रूप में लेती है, क्योंकि लगातार आईएमए ये बात कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, कालाबाजारी हो रही है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हाँ, कुछ कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑक्सीजन की दुकानों पर, ऑक्सीजन जहां से सप्लाई हो रहे हैं उन एजेंसियों पर
पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई थी और इसके अलावा एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में जो 3 और 4 बड़े आईएएस की नियुक्ति की गई थी, उन लोगों को भी आधार बना करके आईएमए ने यह फैसला किया है कि सिर्फ अब इससे काम नहीं चलेगा, आप संख्या चाहे जितनी बढ़ा लें नोडल पदाधिकारियों की, लेकिन अब बिहार के अंदर अगर इस कोरोना के कहर को, कोरोना की बेबसी से लाचार मरीजों का जो हाल है वो बदहाल हो चुका है। अब हर दिन आप बताइए कि नए मरीजों की संख्या अगर 10,000 के पार है तो आखिर 10,000 मरीजों को कहाँ आप भर्ती करेंगे, कहाँ आप उनको बेड मुहैया कराएंगे, उसके लिए सरकारी डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अभी सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर हर प्रखंड में डॉक्टर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में सरकार जो काम कर रही है वो करे, लेकिन संक्रमण को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है, वो है लॉकडाउन। और जिस देश में लॉकडाउन लगाया है उस देश की स्थितियां अच्छी है, वहां पर चाहे वो कोई भी देश हो। तो ऐसे में बिहार के अंदर भी अब एकमात्र स्थिति लॉकडाउन को लेकर के है, जहां पर ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सरकारी और प्राइवेट जो भी अस्पताल हैं वहां पर मरीजों के बढ़ते तादाद को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि कम से कम 15 दिनों का लॉकडाउन लगाए। हालांकि इस निर्णय पर सबसे बड़ी चिंता कमाने और खाने वाले लोगों की होगी, लेकिन जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार सोच रही थी कि जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो और बिना लॉकडाउन के सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाकर या फिर पाबंदियां सख्त कर कोरोना की चेन को तोड़ दिया जाए या फिर तोड़ने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं अब ये तरीका काम नहीं आएगा, अब सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखिए अभी भी बाहर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, संक्रमण अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जांच के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, जो टेस्ट है उसमें उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर कितनी खतरनाक और भयानक स्थिति है। ऐसे में बिहार के पास सिवाय लॉकडाउन के कोई बहुत बड़ा कोई और दूसरा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब सरकार को देखना है सरकार इसके प्रति कितनी गंभीर होती है, स्वास्थ्य विभाग के इस एसोसिएशन की को कितनी गंभीरता से लेता है और सरकार क्या निर्णय लेती है। हालांकि मुख्य सचिव के तौर पर त्रिपुरारी शरण ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस संक्रमण को कैसे तोड़ा जाए। हालांकि उनका कार्यकाल महज 2 महीने का है, लेकिन अगर इन 2 महीनों के अंदर मुख्य सचिव किसी बड़े फैसले से रूबरू कराते हैं या मुख्यमंत्री निर्णय ले पाते हैं तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें उन मंडियों के लिए है जहां पर रोज किराना की दुकान, सब्जी मंडी, इन सब चीजों के लिए जो लोगों की आपाधापी है वो सुबह 6 बजे से ही देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं वो शाम 4 बजे तक खुली रहती है और यही संक्रमण का सबसे ज्यादा दायरा बढ़ा दे रहा है। जांच के दायरे आप देखिए 13,354 या 13,500 के करीब ये आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा भी जिन लोगों ने प्राइवेट में या जहां कहीं भी जो टेस्टिंग कराई है, जो होम आइसोलेशन पर है, होम क्वारंटीन में है, या जिनको लगता है कि नहीं अस्पताल जाएंगे तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी, तो वो घरों में रहकर इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में अब एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा और लगातार वीआईपी न्यूज पर भी आपने देखा कि जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि दिक्कतें तो होगी लेकिन बिना निर्णय लिए इसको नहीं रोका जा सकता है। सरकार ने बहुत लेट कर दी है, सरकार ने निर्णय लेने में बहुत देरी कर दी है। जो फैसले मार्च की शुरुआत में ले लेने चाहिए थे, होली के समय में ही वो निर्णय लेने चाहिए। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण से जुड़े नए नए जो मरीज सामने आ रहे हैं, समस्याएं देखने को मिल रही है, आईएमए को भी कई तमाम समस्याओं से जूझना पड़ा, परेशानियां देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अब जनता यही कह रही है, लोग यही कह रहे हैं, डॉक्टर यही कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए और ये फैसला लेने में सरकार को ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तभी जाके कोरोना की चेन टूट पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के लिए आईएमए ने स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों से बात की है और 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग की गई है।
पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी की इस हार ने बिहार में विपक्ष में बैठे दलों को बीजेपी पर वार करने का खुला मौका दे दिया। जहां प्रमुख पप्पू यादव ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर खूब पलटवार किया। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए बंगाल की जनता को देश को बचाने के लिए बधाई दी। साथ ही बीजेपी की हार पर बिहार की जनता को बंगाल की जनता से सीखने की नसीहत दी। मैं प्रशांत जी को भी बधाई दूं और ममता दीदी के साहस को, अकेला निर्णय लेने वाली ताकत, जो ले लिया सो ले लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकेला चलो रे बंधु। सही माने में रविन्द्रनाथ टैगोर की अदम्य साहस की एक उपलब्धि है ममता बनर्जी बंगाल, जिन्होंने बंगाल को तो बचाया ही, भारत को भी बचाया। इसके लिए ममता दीदी और बंगाल की जनता को सैल्यूट करते हैं और बिहार को और बिहार की जनता को बंगाल से सीखे इसकी अपेक्षा करते हैं। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार आप हर दिन क्यों करते? चुनाव में कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी करनी में फर्क। वैक्सीन अभी आपने बीजेपी स्टेट में दिया और बिहार में नहीं दिया। आपने अन्य जगह सिलेंडर और ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह दवाई की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अपने बीजेपी राज्यों में बेड की व्यवस्था की, बिहार में नहीं किया। आपने अन्य जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था की, बिहार में नहीं। कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मिथिलेश सिंह ने अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधित दुर्दशा के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कई अन्य मुद्दों को लेकर लोजपा सचिव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी की। प्रदेश का अपमान क्या हुआ है और एक मेरे नेता का अपहरण हुआ है। बिहार सरकार कहती है जंगल राज था पहले, अब जंगल राज से बेसी जंगल राज हो जाए सरकार में। और ये सरकार लुटेरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इस सरकार में किसी आदमी की सुरक्षित नहीं है। अभी कोरोना में पूरे बिहार में कहीं किसी रोगी का इलाज होने वाला नहीं है। गिरिडीह जिले भर में कार्यरत पुलिस कर्मियों को कोरोना महामारी से बचाव और सही इलाज के लिए पपरवाटांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी शामिल हुए। इस नए अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया है। यह अस्पताल फिलहाल 10 बेड का बनाया गया है और बाद में से 15 बेड में तब्दील किया जाएगा। साहब के सौजन्य से यहाँ कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार और इनके साथ 4 कंपाउंडर, 2 नर्स डेडिकेटेड है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी या उनके परिवार के लोग जो है कोरोना पीड़ित होंगे, उनका इलाज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत कम समय दे रहा है लोगों को लाइफ सेविंग बचाने के लिए। पुलिस लाइन में उद्घाटन किया। मेन मकसद है कि किसी भी पुलिसकर्मी को कोविड से किसी तरह का हताहत नहीं हो। हम लोग इसी प्रयास में यहाँ पर लगे हुए थे और यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन और नेबुलाइजर और ऑक्सीमीटर, इमरजेंसी ड्रग्स सब यहाँ अवेलेबल है और हम लोग दिन रात पुलिसकर्मियों को या किसी का भी सेवा करने के लिए हमेशा।
मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार और मंत्री हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को 5,292 वोट से पराजित किया। हफीजुल हसन को 1,10,812 मत मिले, तो वहीं बीजेपी के गंगा नारायण को 1,05,565 वोट मिले हैं। बताते चले कि 17 अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न हुआ था। 71.60% वोटिंग हुई थी। मधुपुर उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से बीजेपी के और जेएमएम के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय थे। 1990 से लेकर अब तक के चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा था कि चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की संख्या मात्र 6 है। दूसरे राज्यों के तो झारखंड के बारे में हम काम करते हैं, झारखंड के बारे में बोले। दूसरे में गए हैं, दूसरे राज्य में भी, बंगाल में गए, असम में गए, तो मेहमान बन के गए। हम अपना काम किए, वापस आए। वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, बोलना नहीं है हमको। लेकिन जब हमको झारखंड में हम सीए थे, हम लोग गठबंधन की सरकार के लिए गठबंधन के उम्मीदवार थे, वहाँ हम काम किए, दोनों तीनों पार्टी में काम किए हम लोग, और हमको सफलता मिली। जो हमको उम्मीद थी उसी अनुसार मिली। देखिए, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग परिस्थिति होती है। 8,000 के लगभग हमको लीड मिला है। कुछ परिस्थिति अलग अलग हो गई है, कुछ हुआ होगा, क्या रियलाइज करें हम लोग, विश्लेषण करें हम लोग, क्या और कितना कम अंतर से हम जीते। एनालिसिस के बाद है, विश्लेषण करना चाहिए। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय अर्थ मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल में डेली पैसेंजरी करते थे, ताकि बंगाल के संस्कृति को, बंगाल की सभ्यता को मिटाकर एक सांप्रदायिक उन्माद को वहां पर स्थान दिला सके। उन्होंने हमें सम्मान दिया है। हम मधुपुर के जनता के आभारी हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के डिसीजन पर उन्होंने विश्वास जताया, गठबंधन के डिसीजन पर विश्वास जताया और हाजी साहब के सपने को साकार किया। तेजस्वी बाबू को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे अभियान को गति दी और आज जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं, जो सम्मान हमें मिला है, गठबंधन के सभी नेता, घटक दल और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास का फल है, एक एक कार्यकर्ता का फल है और सबसे ज्यादा मधुपुर की जनता का, जिन्होंने पुनः इस गठबंधन की सरकार पर, उनके लिए गए डिसीजन पर और हाजी साहब के सम्मान पर अपने मोहर को लगाया। जिस प्रकार से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप जश्न न मनाएं, आप भारी संख्या में जमा ना हो, कोरोना के जो गाइडलाइन है WHO को, उसको फॉलो करें और आप इस जंग को जीतने में हमारा मदद करें। आप यहाँ से सीधे घरों को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हैट्रिक लगा दी, यानी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। तो वहीं बीजेपी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो केवल 3 सीट जीती थी, इस बार वो 75 से ज्यादा सीट जीत चुकी है। तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का पत्ता साफ हो गया, इनका खाता तक नहीं खुला। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था। इसका मतलब है कि खेला होगा और नतीजों को देखकर लग रहा है कि बंगाल में खेला होएगे छे, यानी खेला हो गया। खेला भी ऐसा हुआ कि ममता ने चुनावी दंगल में अकेले बीजेपी समेत अन्य दलों के धुरंधरों को चित्त कर दिया।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए बरसात बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, पश्चिम बंगाल राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव थे, पूरे देश की नजर इस चुनाव पर थी। तमाम कदावर नेता थे, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी ने बीजेपी की तरफ से सभी ने वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। देखिए आस्था, हिंदुस्तान में हम नारियों की पूजा करते रहे हैं और नारियों की पूजा के साथ साथ हम इस बात के लिए हर साल, हर वर्ष, हर महीने त्योहार मनाते हैं। दुर्गा के रूप में, काली के रूप में शक्ति की पूजा करते हैं और हम भारतीयों का मानना है एक नारी सब पर भारी। इस मौजूदा बंगाल विधानसभा चुनाव में हमने यही देखा कि एक नारी सब पर भारी। ममता बनर्जी ने अकेले तृणमूल कांग्रेस की पूरी कमान संभाल रखी थी। वो प्रचार की बात कर लें, चुनावी रणनीति की बात कर लें, या जितनी भी स्ट्रैटेजी की आप बात कर सकते हैं, वो जनता के बीच में हो, जनता के पीछे हो, प्लास्टर लगे पैर के साथ हो या व्हील चेयर पर हो, उन्होंने यह दिखा दिया कि बंगाल में जनता के साथ जिस पार्टी का कनेक्ट होगा वही पार्टी जीतकर आएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में एक चीज देखने को मिली कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई और इसकी भी कई सारी वजह रही है। लेकिन खेला हो गए कि खेला शेष, खेला हुआ और बहुत पूरी तरीके से हुआ और इस माना जा रहा था जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे 29 अप्रैल को कि कांटे का संघर्ष होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 2016 के परफॉर्मेंस से भी बेहतर करते हुए 3 अधिक सीटें वो लेकर आई है और 2016 के अपेक्षा 3 सीटों से अधिक जीतकर वह इस बार विधानसभा पहुंची है। 212 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस विजयी हुई है। तो माना यह जा सकता है कि बंगाल की जनता के दिल में आज भी दीदी ही वास करती हैं और बाहरी वर्सेस बंगाली का जो नारा एक चला था उसमें बंगालियों की ही जीत दिलाई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नंदीग्राम जो हॉट सीट बनी हुई थी, सभी की नजरें भी इस पर थी। तो जिस तरीके से दीदी को वहां हार का सामना करना पड़ा, जो फैसला नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का लिया था दीदी ने, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि अगर वो पुरानी सीट से चुनाव लड़ती तो वहां से वो जीत दर्ज कर सकती थी? देखिए ऐसा, नंदीग्राम सीट के बारे में अगर हम बात कर लें तो नंदीग्राम की जो सीट है उस सीट पे वस्तुतः वो शुभेंदु अधिकारी की सीट थी। शुभेंदु अधिकारी ने ही नंदीग्राम को इतने दिनों से सींच रखा था और स्थिति यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के तौर पर ही देखा जाता था। वहां पर शुभेंदु अधिकारी ही उस भरत की भूमिका में थे जिसने राम के वनवास होने के बाद, राम के अयोध्या से बाहर जाने के बाद अयोध्या में उनकी जगह ली थी। तो शुभेंदु अधिकारी की वो सीट थी और शुभेंदु अधिकारी ने पूरे नंदीग्राम को अपने हिसाब से सजाया हुआ था, बहुत कायदे और करीने से नंदीग्राम को सजाया था और शायद यही वजह रही कि नंदीग्राम में इस पूरे वेव के बीच में भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव ममता बनर्जी से, हालांकि कांटे का टक्कर रहा, लेकिन नंदीग्राम से अंततः शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई। और आप कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही वो शख्स थे जो पूरे पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी के सबसे सहयोगी राजनीतिक शख्सियत रहे। लेकिन इस राजनीतिक शख्सियत ने चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी के खाते में बंगाल की सबसे हॉट सीट शुभेंदु अधिकारी की वजह से ही आज तक। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से 200 पार का नारा दिया गया, 200 पार का ये नारा उनका पूरा नहीं हो पाया। हालांकि 2016 में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से दी गई थी 3 से लेके, और इस बार 76 सीटों पर ही बीजेपी सिमट पर रह गई है। देखिए ऐसा, तमाम जो आलोचक हैं भारतीय जनता पार्टी के या चुनावी विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि भाजपा ने यह नारा अपने लिए दिया था या तृणमूल के लिए दिया था। शायद ये नारा भाजपा ने अपने लिए दिया था, लेकिन जनता इसे तृणमूल का नारा समझ बैठी और शायद यही वजह है कि भाजपा तो 200 के पार नहीं गई, लेकिन तृणमूल 200 के पार पहुंच गया। तो अब यह तमाम आलोचकों और राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण की एक वजह है कि अब वो यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही
किन वजहों से ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पिछले चुनावों से 2016 के चुनावों से भी बेहतर परफॉर्म किया, जबकि एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहरों की बातें हो रही थी कि महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है, बातें हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जादू बंगालियों के सर पर चढ़कर बोलेगा तो वो रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी की बातें करने लगेंगे। मामला यह भी आ रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही थी, तो यह लोगों ने कयास लगाया था कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन ममता ने अपना साहस, अपना दमखम दिखाया और पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्म करते हुए 2021 में उन्होंने अपना फतह हासिल किया। जी बिल्कुल, साफ का सवाल बीजेपी के रहा और बीजेपी और तृणमूल दोनों के लिए ही ये कांटे की टक्कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बाहरी वर्सेस बंगाली का ये जो नारा था, ये जो मुद्दों पर भी बात थी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़े थे, तो केंद्रीय मुद्दे उन पर हावी नहीं हो पाए। बिल्कुल, कई सारे मुद्दे थे। आप देखें, बिहारी वर्सेस बंगाली का नारा दिया गया था, खेला होबे कि खेला शेष, और जिस तरीके से ममता बनर्जी को संबोधित किया जा रहा था भाजपा की रैलियों में, दीदी ओ दीदी, दीदी तुम्हारा क्या होगा, ये तमाम चीजें कहीं न कहीं बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ने लगी। और सबसे बड़ी गलती क्या हो गई था कि जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष ने रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि को शांति निकेतन बता दिया था। ये हो सकता है उनका स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ टंग रहा हो, लेकिन इस मुद्दे को भी टीएमसी ने बहुत जोर शोर से उठाया और यह साबित किया कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के मुखिया को यही नहीं पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की असली जन्मभूमि कहाँ है, वह हम बंगालियों के बारे में क्या जानेगा। तो बहुत सारी वजह नहीं, और खास करके बंगाली अस्मिता की बात होने लगी और उनके विकास की बात होने लगी। साथ ही मैंने कल भी एक आपको बताया था टर्म कि 4M1Y, महिला, मुस्लिम, मिडिल क्लास और मथुआ, ये 4M और एक यूथ, ये पांचों ने मिलके एक 5वें M ममता बनर्जी को फतह हासिल कराई है। मथुआ कम्युनिटी जहां पे अमित शाह और भाजपा के छलावे में नहीं आए, इस तरीके से स्थानीयता और तमाम मुद्दों पर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था। मुस्लिम एकजुट रहे, पीर जादा और ओवैसी कोई काम नहीं कर सके। इसके अलावा महिलाओं ने शायद ममता बनर्जी का साथ दिया, मिडिल क्लास ने भी शायद ममता बनर्जी का ही साथ दिया, और शायद यही वजह रही कि तृणमूल कांग्रेस को यह अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हासिल हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम वादे किए गए थे, तमाम मुद्दे उठाए गए थे, केंद्रीय मुद्दे भी इसमें शामिल किए गए, लेकिन वो स्थानीय मुद्दे जो थे उन पर भारी नहीं पड़ पाए और ममता बनर्जी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। हैट्रिक मिली है टीएमसी को। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो 3 से 76 सीटों तक तो बीजेपी आ पहुंची, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई बंगाल में। बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम जो मानी जा रही थी, वहां पर ममता बनर्जी ने लेकिन शुभेंदु अधिकारी से हार सामना की। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।